गुड मॉर्निंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। जैसा कि आपको पता है, ये मेरे बायोलॉजी का पहला लेक्चर है जो मैं अभी आज यूट्यूब पे कोचिंग का जो चैनल है यूट्यूब का, नीरज एग्रीकल्चर एकेडमी, उस पर अपलोड करूँगा। तो आप लोग यूट्यूब पे जाके नीरज एग्रीकल्चर एकेडमी डालेंगे, आपका चैनल दिखाई देगा वहाँ पे, और उसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोचिंग की जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। लगभग डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड की जाएंगी। आप लोग को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 18, 19, 20 अगस्त को है, यानी आपकी यूजी की जो परीक्षा है, यूपी कैडेट यूजी की परीक्षा, वो 18 अगस्त को है। हो सकता है ये एग्ज़ाम की डेट आगे भी बढ़ाई जाए, कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 18 अगस्त ही मान के तैयारी करेंगे। समय बहुत कम है, लगभग 48 से 49 दिन है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा ना पढ़ के हम लोग को मेन चीज़ें पढ़नी हैं। अब क्योंकि बाबू समय नहीं है कि हम लोग किसी के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करें, हम लोग उतना ही अध्ययन करेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो लगेगा कि मेरे काम का नहीं, उसे मैं छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना बाबू, जितना भी पढ़ाया जाए बहुत ही ध्यान से सुनना ये, और यूट्यूब पे जाके कोचिंग का नीरज एग्रीकल्चर एकेडमी जब डालेंगे आपको, तो वहाँ जाके कोचिंग का चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो पड़े तो तुरंत आपको मैसेज के ज़रिए आपको मैसेज आपके मोबाइल पहुँच जाएगा और आप खुद ही उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आइए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। ये बाबू बात करेंगे हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान की। ध्यान देना, जीव विज्ञान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाम से ही पता चल जाती हैं। जैसे लिखा है जीव विज्ञान, ऐसा लगता है वह विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन किया जाए। वह विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन किया जाए, इसका मतलब ये हुआ, जीव मतलब ये हो गया जिसमें जान हो, जो जिंदा हो, जो लिविंग हो। और इसमें हम लोग या तो जंतु पढ़ेंगे या तो पौधा पढ़ेंगे। तो बिल्कुल समझने वाली बात है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सीधा याद रखना, ऐसे जंतु या पौधे का अध्ययन करेंगे जो जीवित हैं, जो जिंदे हैं, उन्हीं को जीव विज्ञान कहते हैं। थोड़ी सी जब आगे बढ़ोगे आप, तो ये जो बाबू जीव विज्ञान है, समझते चलना मेरे लाल, ये जो जीव विज्ञान है, इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। जो पहली शाखा है उसका नाम है जंतु विज्ञान, और जो दूसरी शाखा है उसका नाम है वनस्पति विज्ञान। मैं कुछ चीज़ें शॉर्टकट लिखूंगा, आप ऑडियो सुन रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, मैंने बोला जीव विज्ञान में ऐसे विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन करें, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट का अध्ययन करें, और इसकी 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। समझना मेरी बात, ये जो जीव विज्ञान है बाबू, यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर पूछा जाता है कि जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन हैं, तो इसके पिता हैं अरस्तु। एग्जाम में खूब पूछा गया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन हैं, अरस्तु। उसके बाद जब बात हम लोग जंतु विज्ञान की करते हैं, इसके भी नाम से पता है कि जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जो जंतु विज्ञान है बाबू, इसके जो पिता हैं वो भी हैं अरस्तु। समझना मेरी बात, इसका मतलब ये हो गया कि जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं। लेकिन जब बात हम लोग वनस्पति विज्ञान करते हैं तो इसके पिता जो हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। समझना है मेरी बात बाबू, यहाँ पे हम लोग 3 शब्द पढ़े, एक जीव विज्ञान पढ़े, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की बात करोगे तो उसके पिता अरस्तु होंगे, जब हम लोग जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो उसके भी पिता अरस्तु होते हैं, और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वनस्पति विज्ञान के पिता हैं।
खूब एग्जाम में पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? थियोफ्रेस्टस या फादर ऑफ बॉटनी। और आप जानते हो वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। दो ही चीज़ याद रखना बाबू, एक तो जीव विज्ञान के पिता याद रखना अरस्तु, और दूसरा याद रखना वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। हम लोग बायोलॉजी में एक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में एक कॉमन यूनिट है, वो है बाबू, उसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये ऐसा टॉपिक है जो दोनों में कॉमन है लगभग। साइटोलॉजी, ध्यान देना, मैंने आपसे पहले कहा मैं चाहता तो अभी तुमको जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के बारे में और बताता, लेकिन बेटा इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तुमको बताऊं, क्योंकि हम लोग को वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की हैं, जो लगे कि एग्जाम में नहीं आती उसे हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं साइटोलॉजी की। ध्यान देना, ये बाबू जो साइटोलॉजी है इसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, क्या आप ध्यान देना, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी, या आप ये भी कह सकते हो इन्होंने ही कोशिका के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी या कोशिका का पिता कहते हैं। एग्जाम में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या साइटोलॉजी के पिता कौन होते हैं? रॉबर्ट हुक होते हैं। और कोशिका का अध्ययन को आप क्या बोलोगे? साइटोलॉजी बोलोगे। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के पिता या आप साइटोलॉजी के पिता भी बोल सकते हो रॉबर्ट हुक को। ध्यान देना बाबू, थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की। उसके बाद जो आया बाबू, वो आया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। ध्यान देना, ये जो कोशिका सिद्धांत आया, इसको बाबू दिया स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। लेकिन बाबू ये इनका कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत अमान्य हो गया या फेल हो गया। कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ये अमान्य हो गया या फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं बता पाया कि नई कोशिका बनती कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडन और स्वान ने दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि नई कोशिका बनती कैसे है, और ये इनका अमान्य हो गया या इनका ये कोशिका सिद्धांत फेल हो गया। इसके बाद ये जो कोशिका सिद्धांत है बाबू, इसका रूपांतरण किया रुडोल्फ बर्चू ने। रुडोल्फ बर्चू ने कोशिका सिद्धांत किसने किया?
कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? रुडोल्फ बर्चू ने। खूब एग्जाम में पूछा गया है, खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था? रुडोल्फ बर्चू ने। और इनका कथन था बाबू ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत ही बार पूछा गया है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किस वैज्ञानिक का कथन है? रुडोल्फ बर्चू का। रुडोल्फ बर्चू का कथन है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ध्यान देना मेरी बात। कोशिका सिद्धांत तो फेल हो गया स्लाइड नंबर 1 का, लेकिन कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ बर्चू ने किया। और इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कोशिका की उत्पत्ति, किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाले कोशिका से होती है। ध्यान देना मेरे लाल, ये रुडोल्फ बर्चू ने बताया, ये रुडोल्फ स्लाइडन और स्वान ने नहीं बताया था, ये रुडोल्फ बर्चू ने बताया कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण करके कि किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाले कोशिका से होती है। किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाली कोशिका से होती है। और इनका सिद्धांत माना भी गया। और रुडोल्फ बर्चू का जो कथन था या जो स्टेटमेंट था उसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। जो रुडोल्फ बर्चू ने बताया वो कि किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाली कोशिका से होती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे हम अपने पिताजी से पैदा हुए, हमारे पिताजी अपने पिताजी से हुए थे, उनके पिताजी से हुए थे, ये जो एक पीढ़ी का क्रम चला आ रहा बाबू, हम लोग भी अपने पूर्वज से पैदा हुए थे। वही बात सेम रुडोल्फ बर्चू ने भी कहा कि किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाले कोशिका से होती है। तो ध्यान देना मेरे लाल, जीव विज्ञान में जीवित जंतु या पौधों का अध्ययन करोगे। 2 प्रकार की इनके शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु होंगे, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस होंगे, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु होंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में कहते हैं, कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत, जिसको स्लाइडन और स्वान ने दिया, लेकिन कोशिका सिद्धांत फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता नहीं पाया नई कोशिका बनती कैसे है। और नई कोशिका बनने के बारे में बताया किसने? रुडोल्फ बर्चू ने। ये लाइन याद रखना, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ बर्चू ने किया। उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, या किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाले कोशिका से होती है। एग्जाम में खूब पूछा गया है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किस वैज्ञानिक का कथन है? तो ये बाबू ओमनी सेलुला ई सेलुला कथन है रुडोल्फ बर्चू का। आइए बाबू थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बाबू कोशिका में, कोशिका के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोशिका के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहली सबसे छोटी कोशिका, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका और तीसरी सबसे लंबी कोशिका। ध्यान देना बाबू, कोशिका के लिए 3 शब्द प्रयोग किया जाता है। एक सबसे छोटी कोशिका, एक सबसे बड़ी कोशिका और एक सबसे लंबी कोशिका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो इसका नाम है बाबू माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, या इसी को कहते हैं पीपी येलो। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल का नाम है पीपी येलो। सबसे छोटी कोशिका का नाम है पीपी येलो या माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद आता है सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका नाम है बाबू शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ध्यान देना मेरे लाल, सबसे छोटी कोशिका की बात हम लोग किए तो उसका नाम था माइकोप्लाज्मा या पीपी येलो, और हम लोग सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है सबसे लंबी कोशिका, तो इसका नाम है तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका सबसे लंबी होती है। यहाँ 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रश्न बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला सबसे छोटी, दूसरा सबसे बड़ी, तीसरा सबसे लंबी। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएल लो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलोगे? तंत्रिका कोशिका बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है। सबसे बड़ी का शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होती है। ये बाबू तीनों याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी का शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी का क्या नाम है? पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। ये जो बाबू कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, इसको कहा जाता है, ये जो कोशिका होती है इसको कही जाती है जीवन की मूल इकाई। जीवन की मूल इकाई, या इसको ये भी कहा जाता है कि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 2 शब्द हैं, आंसर एक ही है, प्रश्न 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जीवन की सबसे छोटी या जीवन की मूल इकाई, जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। या जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ध्यान देना बाबू, छोटी का मतलब ये है या मूल का मतलब ये है कि हम लोग जब पैदा हुए थे, चाहे पौधा हो चाहे जब, एक हम लोग सिंगल कोशिका से हम लोग का निर्माण होता है। पहले एक सिंगल कोशिका बनी होगी और जब यही कोशिकाओं का एक समूह इकट्ठा हो जाता है तो वो ऊतक का निर्माण करता है। और यही जब बहुत सारे ऊतक का इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं। ध्यान देना मेरी बात आओ। सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। खूब ध्यान से समझना, कभी कभी ज्ञान में आता है। सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। कोशिकाओं का समूह, मतलब एक कोशिका नहीं, एक से अधिक कोशिका। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलोगे? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलोगे? ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक हो जाते हैं तो अंग तंत्र या अंग सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनी थी? कोशिका। इसका मतलब जीवन की जो सबसे मूल इकाई है, जहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका। ये बाबू आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे किसी भी घर की, किसी को कोई भी घर बनाना है तो उसकी बाबू जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी घर की जो सबसे छोटी इकाई होती है या जो सबसे ज़रूरी होता है वो बाबू ईंट होता है। बिना किसी ईंट के नींव में तो आपको ईंट भरना ही भरना है। जिस प्रकार ईंट की ज़रूरत पड़ती है नींव के लिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग की स्टार्टिंग भी होती है। कहाँ से? कोशिका से। इसका मतलब जिस प्रकार घर के लिए ईंट जरूरी है, ठीक इसी प्रकार जैसे मकान की सबसे मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, ठीक इसी प्रकार जीवन की भी मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि जीवन की मूल इकाई किसको कहते हैं? कोशिका का। या जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आइए थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है बाबू एक शब्द है जीन। ये जो जीन है इसको कहते हैं बाबू वंशागत की मूल इकाई। जितनी मूल इकाइयां हैं उस हम साथ ही बता दे रहे हैं। ये जो जीन है इसको कहते हैं वंशागत की मूल इकाई, या कहते हैं वंशागत की सबसे छोटी इकाई। मेरी बात समझना, जीन को क्या कहते हैं? वंशागत की सबसे छोटी इकाई या वंशागत की मूल इकाई। ध्यान देना बाबू, ये कोशिका है, थोड़ा सा प्रश्न बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। ये जीवन की मूल इकाई है और ये वंशागत की। देखो थोड़ा सा शुरुआत में ही अंतर है।
ये जीवन है, ये वंशागत है। जीवन पूछेगा तो आंसर अलग होगा, वंशागत पूछेगा तो अलग होगा। इसी वजह से मैं एक ही जगह बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवन की मूल इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो क्या बोलोगे? कोशिका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वंशागत की मूल इकाई क्या होती है या वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? जीन। उसके बाद बाबू तीसरा आता है जाति। ये जो जात होती है इसको बाबू कहते हैं वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की मूल इकाई। इसे कहते हैं वर्गीकरण की मूल इकाई या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। समझना मेरी बात। फिर यहाँ भी प्रश्न बता, देख ध्यान से समझना। एक हो गया जीवन, एक हो गया वंशागत, एक हो गया वर्गीकरण। इसे तो जात वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या? जाति। जात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई होती है, वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई होती है। क्या? जात। जात वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई होती है, या जात को बोल सकते हैं ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब 3 इकाइयाँ हो गई, कोशिका जीवन की मूल इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीन वंशागत की मूल इकाई या वंशागत की सबसे छोटी इकाई, और जात हो गई वर्गीकरण की मूल इकाई या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। इसमें बाबू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जात था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बाबू आता है नाभिक या केंद्रक। ये बाबू जो नाभिक या केंद्रक होता है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। समझना मेरी बात। रॉबर्ट हुक, अब आ गए रॉबर्ट ब्राउन। ऐसा लगता है ये सब भाई भाई हैं, खानदानी हैं। और आप अभी तक देख रहे होंगे एक चीज़ आपको बहुत कॉमन सा दिख रहा होगा। एक बार हम लोग अरस्तू के बारे में पढ़े, एक बार हम लोग थियोफ्रस्टस पढ़े, एक बार हम लोग स्लाइडेन और स्वान पढ़े, एक बार हम लोग क्या पढ़े? रुडोल्फ वर्जू पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। और ऐसा आपको लग रहा होगा ये कोई अपने भारत के नहीं हैं, ये कोई देशी नहीं है। इसका मतलब ये सारी वैज्ञानिक विदेशी हैं। मतलब ज़्यादातर हम लोग को विदेशी वैज्ञानिक के ही बारे में पढ़ रहा है, क्योंकि बाबू हम लोग के गांव में किसी का नाम रॉबर्ट ब्राउन नहीं होता है। क्यों? अगर रॉबर्ट ब्राउन नाम रख भी दिया जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये इंडियन नाम ऐसे नहीं होते, ये सब फॉरेन नाम ऐसे होते हैं, विदेशियों के नाम ऐसे होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना कि नाभिक या केंद्रक के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक है रॉबर्ट ब्राउन, एक है रॉबर्ट हुक। दोनों का नाम मिलता जुलता, दोनों का नाम मिलता जुलता। रॉबर्ट दोनों के नाम के आगे लगा है। एक ने कोशिका को खोजा, एक लोग नाभिक या केंद्र को खोजा। ध्यान देना मेरे लाल, ये जो नाभिक होता है, ये जो नाभिक होता है, हम लोग के भी शरीर में नाभि होता है, वो लगभग शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। हम लोग के शरीर में जो नाभि होता है वो लगभग शरीर के बीचों बीच में पाया जाता है। या चलो कोई बात नहीं, आप केंद्रक की ही बात कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं केंद्रक, ऐसा लगता है केंद्र, मैं पूछूं इस ब्लैक बोर्ड का केंद्र क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर यहीं कहीं बीच में ही केंद्र। केंद्र तो हमेशा बीच में ही होता है। और अगर बाबू अगर केंद्र बीच में है या नाभि भी बीच में है तो बा से ब्राउन, बा से बीच में। मेरी बात समझना, केंद्र कहाँ होना चाहिए? केंद्र हमेशा कहाँ होता है? बीच में। केंद्र हमेशा कहाँ होता है? बीच में। और इनका नाम है ब्राउन। बा से ब्राउन, बा से बीच में। इसका मतलब अब तुम भूलोगे नहीं, बा से ब्राउन, बा से बीच में, और बीच में क्या होता है? नाभिक या केंद्रक। इसका मतलब कोशिका तो रॉबर्ट हुक हो गए, लेकिन जब बात नाभिक या केंद्रक की आएगी तो आप लोग क्या बोलोगे? रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि केंद्रक या नाभिक हमेशा कहाँ होता है? बीच में। और बीच में होगा तो उनका क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं बाबू। एक केंद्रक में एक और होता है, उसका नाम होता है केंद्रिका। केंद्रक में एक हम लोग और पढ़ते हैं, उसका नाम है केंद्रिका। इसके बारे में बताया था फोंटाना ने। फोंटाना ने
केंद्रिका के बारे में किसने बताया था? फोंटाना ने। ये थोड़ी समझने वाली बात है। केंद्रिका के बारे में किसने बताया था? फोंटाना ने। ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा पौधे और जंतु के बीच अंतर। एक तरफ हम लोग लिखेंगे पौधे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे जंतु, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पौधे और जंतु के बीच अंतर होता है। भाई कोई आपको एक पौधा दे दे, पूछे कि आप कैसे अंतर करोगे ये जंतु है या पौधा? ध्यान देना बाबू, जो पौधों की खास बात है, पहली खास बात यह है जो पौधा होता है उसमें कोशिका भित्त पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बाबू याद रखना। पौधों में कोशिका भित्त यानी सेल वाल, पौधों में कोशिका भित्त यानी सेल वाल पाया जाता है। जो जंतु होते हैं इनमें कोशिका भित्त या सेल वाल नहीं पाया जाता। पहला बहुत ही बड़ा अंतर, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक, पहला अंतर क्या है? पौधों में कोशिका भित्त पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। बाबू ये जो पौधों में कोशिका भित्त पाई जाती है ये सेलुलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्त किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर नहीं याद रहेगा बाबू तो पेपर देने मत जाना, छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पूछा जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कोशिका भित्त, पौधों की कोशिका भित्त किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। ध्यान देना, कोशिका भित्त तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन 3 पाया जाता है। पौधों की कोशिका भित्त में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मात्रा होती है वो सेलुलोज की होती है। तो याद रखना कि पौधों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पहली खास बात कि पौधों में कोशिका भित्त होगी, और दूसरी खास बात जो पौधों में कोशिका भित्त होगी किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। जब जंतु में जाओगे तो जंतु में तो कोशिका भित्त थी ही नहीं। अगर बाबू कोशिका भित्त नहीं है तो जंतुओं में सेलुलोज भी नहीं पाया जाएगा। आप जानते हो, ना होगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। यहाँ भी ना तो कोशिका भित्त ही है और ना तो सेलुलोज की ज़रूरत है। यहाँ कोशिका भित्त भी है और यहाँ सेलुलोज की भी ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा जो अंतर है वो है जो पौधे होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मेरी बात समझना, पौधों में क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो जंतु होता है उनमें बाबू हरित लवक नहीं होता है, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा और वो अपने भोजन का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। समझना मेरी बात। जो पौधे होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, और अगर हरित लवक होगा तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो अपने भोजन का निर्माण करेंगे। लेकिन जो जंतु होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, क्योंकि हरित लवक नहीं है और वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कह रहे जंतु भोजन नहीं बना पाते, हम लोग तो अपना खाना बना लेते हैं, बना के खाते हैं। बेटा आप लोग किचन में खाना बनाते हो, ये खाना बनाना नहीं हुआ। धान पैदा नहीं होता है, चावल नहीं पैदा होता है, दाल नहीं पैदा होती है, और ये सब किस में पैदा होती है? पौधों में। अगर आपके अंदर गेहूं धान चावल पैदा हो इसका मतलब आप पौधे हैं, तो ये आप में पैदा नहीं होता, क्योंकि जो आप किचन में बनाते हैं वो तो ऑलरेडी दाने होते हैं, उसको तो आप बनाते ही हैं। अगर आपके अंदर गेहूं धान पैदा हुआ तब आप जाके प्रकाश संश्लेषण कर लोगे। इसका मतलब जो हम लोग किचन में खाना बनाते हैं वो बनाना नहीं हुआ। तो दो अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में, पहला पौधों में कोशिका भित्त होगी, सेलुलोज की बनी होगी। दूसरी खास बात जंतुओं में कोशिका भित्त नहीं होगी, सेलुलोज की नहीं बनी होगी। पहली खास बात पौधों में कोशिका भित्त होगी, सेलुलोज की बनी होगी। दूसरी खास बात जंतुओं में कोशिका भित्त नहीं होगी, सेलुलोज की भी नहीं बनी होगी। और पौधों में हरित लवक होगा, पौधों में हरित लवक होगा जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और जंतुओं में हरित लवक नहीं होता जिसके कारण जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और तथा अपने भोजन का निर्माण भी ये नहीं कर पाते। ठीक है बाबू, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम, ध्यान देना बाबू। आइए जो अभी तक हम लोग पढ़े थोड़ा उसे देख लेते हैं। राइबोसोम अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। हाँ,
हम लोग शुरुआत किए थे जीव विज्ञान से। मैंने कहा था ऐसा विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन हो। जिन तो मतलब जीव मतलब ऐसे जिनमें जान हो, जो जीवित हो, ठीक। उसके बाद हमने बोले कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु होते हैं। इसकी 2 शाखाएं थी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हुए, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस होते हैं, ठीक। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। फिर हम लोग आगे बायोलॉजी, फिर हम लोग आ गए थे साइटोलॉजी। मैंने बताया था कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। इसके बाद रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी के पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आया कोशिका सिद्धांत, जिसको स्लाइडर नोसवान ने दिया था। ये कोशिका सिद्धांत तो दिया लेकिन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं बता पाया कि नई कोशिका बनती कैसे है। इसके बारे में बताया रुडोल्फ बर्चू ने। क्या कहा? ओवनी सेल्ला ई सेल्ला। या कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? रुडोल्फ बर्चू ने। क्या कहा? ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, या किसी भी कोशिका की उत्पत्ति उसके पूर्वज वाली कोशिका से होती है, और इनका कोशिका सिद्धांत माना गया और स्लाइडर नोसवान का फेल हो गया। इसके बाद आया बाबू नाभिक या केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, क्योंकि ये बीच में होगा, बासे ब्राउन बासे बीच में। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे गए थे। फिर हम लोग पढ़े थे कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिटेल। कोशिका मैंने बताई थी जीवन की मूल इकाई, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि बिना कोशिका के जब हम लोग पैदा हुए होंगे तो पहले सिंगल सी कोशिका से ही हुए होंगे। जिस प्रकार एक मकान बनने के लिए सर्वप्रथम ईंट की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार इस बॉडी निर्माण के लिए भी कोशिका की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब जीवन की मूल इकाई क्या रही होगी? कोशिका। या जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या रही होगी? कोशिका। उसके बाद मैंने बताया वंशागत जो होती है, वंशागत की मूल इकाई जीन होती है, या वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन। वंशागत की मूल इकाई क्या होगी? जीन। या वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जीन होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े वर्गीकरण की मूल इकाई या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। वर्गीकरण की मूल इकाई या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई क्या होती है? जाति होती है। उसके बाद थोड़ा हम लोग पढ़े पौधे और जंतु में अंतर। पौधों में कोशिका भित्त होगी, सेलुलोज की बनी होगी। जंतु में कोशिका भित्त नहीं होगी, सेलुलोज की नहीं बनी होगी। पौधों में हरित लवक होता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि हरित लवक नहीं पाया जाता। इसके बारे में हमने बताया कि पौधों में जो कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे, तो हम लोग बताए थे सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो बस आज का लेक्चर बाबू यहीं तक। पुनः आपको दूसरी वीडियो दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, न्यूरेज एग्रीकल्चर एकेडमी आप डालोगे यूट्यूब पे, वहाँ अपलोड की जाएगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।